ये कहाँ 3 नन्हे सोनते तो के वक्त में एक जहान तो बचे खेल रहे हैं, तभी उनकी मार्बल बाल उन के हाथ से गिर है नीचे, दूसरे फ्लैट में पहुंच जाती है। जब वो बचे फ्लैट के अंदर जा कर जैसे ही मार्बल बाल उठाते हैं तो सफ़ेद कपड़े पहने एक और अच्छे से गिर जाती है। असल में वो कहाँ भी देर पहले ही मर चुकी थी। इस सब के 4 साल बाद इस भी औरत वाले फ्लैट में एक फैमिली शिफ्ट हुई है, जिन्होंने ये फ्लाइट बनक सम्मेलन ले कर लिया है। बैंक का लोन उतारने के लिए दोनों हसबंद भाई तो कहाँ पे चले जाते थे और उनके पीछे घर पे रह जाती थी अंपायर, जो इस कपल की बड़ी बेटी है, जिसने घर पे रहकर अपने छोटे भाई डराफिल और अपने दादाजी का ख्याल रखना होता था। अभी वो अपने भाई को कपड़े चुंगे करवा ही रही थी तो अचानक उनके पास बैठे दादाजी खाई बजाते हैं। घबराहट में वो अपने भाई को छोड़कर अपने दादाजी को ढूंढने में लग जाती हैं। दादाजी इस टाइम वॉशरूम में थी। इन्हें देखते हुए अंपायर वाओ भी वॉशरूम के निचले जाती है और अचानक वॉशरूम के सारे खिड़कियां दरवाजे बुत हो जाते हैं और से चनाकट अपने मामदीद को बुलाती है। इसकी मोमदिल दरवाज़ा खोलकर इस को बाहर निकाल लेते हैं और फिर भी के रूम में जाते हैं जहां वो खिड़की से लटका हुआ था। अगर रिफिल गर्चा आता तो यकीनन ना बचता। इसके तहत अपनी वाइफ को खामोश कराते हुए जल्दी से जाकर रिफिल को पकड़कर कमरे में ले आते हैं और फिर उन पैरों को डालना शुरू कर देते हैं। इन पैरों ने बता दिए कि यहाँ दादाजी अजीब तरीके से गायब हो गए थे। फिर अचानक वॉशरूम के दरवाजे बंद हो गए और जब मैंने नीचे से देखा तो मुझे नीचे एक शैतानी बाव नजर आया। अंपायरों के मोहम्मद इसकी कोई बकवास नहीं सुनते और उसे ही डाने कर यहाँ से चले जाते हैं। सनकता होकर हमें अंपायर होके दूसरे भाई को दिखाया जाता है, जिससे अपनी रूम की खिड़की पर दूसरी बिल्डिंग से अटैच रेलिंग पे एक लीटर मिला है। इस लीटर पे एक लड़की का नाम लिखा था। अनबारू के भाई को लगता है कि शाहिद ने लड़की इससे दोस्ती करना चाहती है, वो भी अपना नाम लिखकर इस रेलिंग पे लगाकर दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचाता है। पर काफी देर इस लड़की के वैगत में खड़ा रहता है जो ये लीटर लेगी। थक कर जैसे ही वो साइड पे होता है तो उसे दोबारा रलनक से आवाज आने लगती है। जब वो देखता है तो इस जगह एक और लीटर पड़ा था, जबकि दूसरी तरफ राफिल अपने कमरे में ड्राइंग कर रहा था और इसमें तुम्हारा दोबारा अंपायर उनकी दादा चेड़ है। इसे चले जाते हैं अपने दादाजी को ढूंढने जाने से पहले वो रिफिल को एक कह के गई थी कि यहाँ से हिलना मत, लेकिन इसके यहाँ से जाते ही रिफिल को एक मार्बल बाल की आवाज आती है जो इसकी रूम की बिल्कुल करीब बड़ा था। रिफिल जैसे ही असमलम पर बाल को उठाता है तो उसे अपने दूसरे कमरे से तेवाओ छेलने की आवाज आते हैं। तेवाओ पे एक बरही कार्टून उसे अपने बल्ला रही थी। रिफिल बेचारे को कुछ समझ नहीं आता तो जैसे ही तेवाओ के करीब जाता है तो तेवाओ के अंदर से एक भूत या हाथ निकल कर उसे तेवाओ के अंदर कर लेता है। यहाँ दिखाया जाता है कि अंपायर को रूट पे घूमते हुए अपने दादा जी भी मिल जाते हैं, जिन्हें वो लिखकर जब घर आ रही होती है तो इसके दादाजी कहते हैं, नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां जो औरत है वो हम सबको मार डालेगी। इन बरोज जबरदस्ती अपने लेकर घर आ जाती है, लेकिन घर आने पर इन्हें अब डराफिल कहीं नहीं मिल रहा था। घबरा कर ये लोग पुलिस में भी रिपोर्ट करवा देते हैं, जिसके बाद में बाहर हो के मोम डैड भी रिफिल को ढूंढने के लिए बाहर निकल चुके थे। अब अंपायर ही घर पे अकेले थी और तभी उसे एक फोन की आवाज आती है। जो फोन उठाते हैं तो फोन पे दूसरी तरफ राफिल था।
राफिल से पूछती है तुम कहाँ हो, लेकिन खुद भी नहीं जाता था कि आखिर वो कहाँ है। फोन पे बात कहते हुए ही अंपायरों को राफिल की आवाज पास कही एक फ्लाइट से आते हैं। वो फोन छोड़कर जल्दी से इस फ्लैट के पास जाकर उसे जोर जोर से खिड़काना शुरू कर देती है, और ऊपर से उसी बिल्डिंग में रहने वाला एक दूसरा आदमी आकर अंपायर को बताता है कि ये फ्लैटस जालिम से नहीं खिला। अंपायरों के मोम डैड और इसका भाई भी यहाँ आ चुके थे। वो उन सबको बताती है कि मुझे रेफरल की आवाज़ यहाँ से आ रही है। ये लोग सपलाट काला खोलकर इस के अंदर चले जाते हैं, रीफिल को ढूंढते ढूंढते हैं। अंपायर वो इस फ्लाइट के एक कमरे में आई, जहां उसे पर्दे के पीछे एक छोटे बच्चे का साया नजर आया। जैसे जैसे वो साये के करीब जाती रही वो साया बड़ा हो गया। इन बाहर हो जैसे ही पर्दा उठाती है तो वहां एक चौड़े खनी थी। वो सिर्फ एक पे ये डर चुकी थी। इसके लंबे लंबे बाद वो जोर जोर से चीखें मार रही थी। अंपायरों की फैमिली इसे यहाँ अगर खामोश करवाने की कोशिश करती है, और इसके बाद जब खिड़की के पीछे देखते हैं तो वहां कोई भी नहीं था। खैर अगले दिन हमें देखा जाता है कि अंपायरों की मम अपने काम पे थी, और यहाँ इस शापे के तौर पे एक पैरालिसिड औरत आती है जो अंपायरों की मांग को देख कर सीते बचाने लग गई थी। अंपायरों की मोम को जरा अजीब लगता है। वो पास जाकर इस औरत से बात करने की कोशिश कहती है, और तब ही यहाँ इस औरत की मोम भी आ जाती है जो इसे बताती है कि मेरी बेटी बोल नहीं सकती। ये पैरानिसद औरत अपनी मुहिम को कुछ समझाते हैं। वो असल में अंपायरों के घर में होने वाली सारी अंपायरों की मोम को देखकर जा चुकी थी, उसी लिए इस पैरालिसद औरत की मौत अंपायरों की मांग को एक कार्ड देती है और कहते हैं उसे तुम हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हारी मदद करेगा। दूसरी तरफ घर में आज दोबारा अंपायर वो के बड़े भाई के पास दूसरी बिल्डिंग से एक लीटर आया है। वो दूसरी बिल्डिंग की खिड़की को देखता है, एक वहां तो कोई भी नहीं था। वो फैसला करता है कि वो सामने वाली बिल्डिंग में जाकर चेक करेगा कौन इसे ये लेटरस लिख रहा है। ये लड़का जैसे ही दूसरी बिल्डिंग में जाता है तो कोई लड़की उसे पीछे से गले लगा लेती है। लड़की के हाथ में कैंडल थी और सामने एक शीशा लगा हुआ था। ये लड़का जब शीशे में इस लड़की को देखने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि इस लड़की के पांव घोड़े हुए हैं। उसी वक्त पे ये चौधरी इस लड़के को मारने की कोशिश करती है, पर ये नरखा बड़ी होशियार ने दिखाते हुए इस चुड़ैल को उठाकर दूर फेंकता है और यहाँ से भागते हुए अपनी जान बचाकर निकल आता है। यही इन पे भी घर पर अब पेट में दर्द हो रहा था, तो जब अपना पेट चेक करती है तो इसके पीठ पे बहुत सारे निशान थे। वो उन निशानों को ज्यादा बोध नहीं करती, इसे लगता है कि ये एलर्जी है। वो अब कुछ सब्जियां निकल आई थीं जैसे वो जब किचन में रखनी चाहती है तो किचन की दरवाजे भी से देखती हैं। एक कोई अजीब सी उनके किचन में कुछ बना रही है। वो जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया है तो उसे पता चलता है कि ये तो इस के दादा है। अंदर जाके जब वो अपने दादाजी से बात कहती है तो इसके दादा अब उसके छोटे भाई ये नहीं रीफिल के आवाज में इससे बात कर रहे थे। उसी टाइम पर दोबारा फोन रंग करता है अंपायर। वो जब दोबारा फोन उठाती है तो उसे रीफिल की आवाज आ रही थी। पहले की तरह ये रीफिल से बात करते हुए उसे रीफिल की आवाज पास की एक फ्लाइट से आ रही थी। वो फोन को वैसे ही छोड़कर जल्दी से इस फ्लैट का दरवाज़ा खोलती है, और फर्नांड का भाई उसे उसी फ्लाइट में मिल चुका था। इस अचीये वाकई से अब पूरे घर वाले डर चुके थे। रीफिल और अंपायर की मोम अपने हसबंद से कहती है
बस अब और हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम इस घर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। कई आदमी कहता है नहीं। हमने इस घर को खरीदने के लिए बहुत सा बैंक लोन लिया है। हम इसे नहीं छोड़ सकते। रात हो गई थी। एम्पायर वो जैसे ही अपने कमरे के अंदर कदम रखती है तो उसी से क्यों उसके उसके कमरे के इस सारे कैल के दरवाजे एकदम से बुत हो जाते हैं। यहाँ तक कि लुगत भी इसके कमरे में कमरे की चली गई थी। वो सूरज जोर से चलनाती है। इसके मोमदाद जैसे ही इस कमरे में आते हैं तो इन्हें नजर आता है एक बहुत बड़ा खौफनाक भूत या हाथ जो अंपायरों की तरफ बढ़ा था। इस के डेड अंपायर को बचाकर पीछे कर लेते हैं और ये देखने के बाद इन लोगों को फनाले यकीन आ चुका था फिर उनके घर में कोई आत्मा यानी कोई भूत रहता है। अब तो ये लोग इस घर में बिल्कुल नहीं रहने वाले थे। लेवल इन सब को लेकर एक होटल में चले जाते हैं और पूरी रात के लोग ये दुआएं करते हुए गुजार देते हैं कि वो इस आतिमा से बच जाएं जो उनके घर रह रही है। अगले दिन अंबारों के मोम डैड को बैंक वाले बुलाकर ये बताते हैं कि आपको जल्द से जल्द बैंक का लोन वापस करना होगा। पैसों का इंतजाम करें। अंपायरों के दीद अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं लेकिन कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता। वो पिछले 2 दिन से ऑफिस में नहीं गए थे उसी लिए उनको जॉब से भी निकाल दिया गया था। थक हार कर अब अंपायर के मोम इस परालीजत लदे के घर जाती है जिसके इसे एक कार्ड दिया था। वो अपने घर में होने वाली सभी चीज़ों के बारे में उनको बताती है जिस पर ये लेडीज कहती है कि हमें तुम्हारे घर होने वाली हर चीज़ के बारे में पहले ही पता था। वो अब उनके घर को देखने के लिए उनके साथ यहाँ आई थी जबकि अब अंपायर भी उनके घर में रहने वाले पिछले लोगों से मिलने के लिए गई थी। ये औरत बताती है कि जब हम लोग इस घर में रहते थे तो मेरी एक पूरी फैमिली थी। मेरा बेटा मेरे हसबंद हमें नहीं पता था कि मेरा बेटा एक तरस गंदर है। इसे लड़का होने के बावजूद लड़की बनने का शौक था। उसी के गुस्से में इसके तहत हमेशा इस लड़के को बेसमेंट में बंद करके रखते थे। इन वक्त गुजरा इस लड़के की आदतें बदली नहीं। वो बिल्कुल औरतों की तरह हम बहूए करने लगा। उसके बेटे को मां बनने का शौक हो गया और उसी वजह से वो इस लड़की को वहीं बंद करके यहाँ आ गई और वो नर का वही तरप तरप कर मर गया और तब से उसी की रूह वहां पर भटक रही है। यहाँ रेवनल होता है कि वो अपनी मां बनने की ख्वाहिश पूरा करने के लिए पारू के भाई को बार बार लतरस लेकर अपने पास बुलाती थी और उसने 2 मर्तबा मौका पाने के बावजूद भी अफियारों को इसलिए नहीं मारा क्योंकि अंपायर वाव परगनांट थी। अंपायर हो गए सबको जानने के बाद फौरन घर आती है जहां उसकी मून इस पैनल को लेकर आई हुई थी। वो आतिमा इस परंदा इस गरडी के जिस्म के ऊपर कब्जा कर लेती है और उन सबको वारने के लिए उनके ऊपर हमला करती है और तब ही अंपायर हो एक कागज का टोबड़ा लेके उसको धमकी देती है कि अगर तुमने हम सबको नहीं छोड़ा तो मैं इस बच्चे को मार दूंगी। ये सुनकर वो आतिमा थोड़ी रेश होती है और अंपायर वो दोबारा उसे कहती है कि अगर तुम हम सबको छोड़ के यहाँ से नहीं गई तो मैं इस बच्चे को मार दूंगी। मुझे पता है कि तुम ये बच्चा लेना चाहती हो। ये भूत या आतिमा अलीफ इमोशनल हो चुकी थी। तब मौका पाते ही अंपायर वक़ीदार उसके ऊपर चढ़ते हुए उसे लेकर खिड़की से नीचे कूद जाते हैं जिससे उनकी खुद मौत हो जाती है और भूत फिर भी नहीं मरता। जिनके महीने के बाद उनके लाइफ इंश्योरेंस के सारे पैसे उनके वाइफ यानी अंपायर की मोम को मिलते हैं। इन पैसों से वो इसके आप बैंक का लोन पे करने के बाद अपने फैमिली के साथ
बाहर को छोड़कर यहाँ से चली जाती है, जबकि वो आतिमा वबूद अभी भी उसी घर की उसी कमरे में अभी तक बंद है, जिसको दिखाते हुए ये कहानी नहीं ख़त्म हो जाती है।